अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन तौहीन केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए IG इस्लामाबाद को वारंट तामील की हिदायत की है और कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कल गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन ने पेश करेंगे। चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर के वकला इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया है कि चेयरमैन PTI तौहीन इलेक्शन केस में पेश नहीं हुए, लिहाजा इनकी अदम पेशी पर वारंट जारी किए गए। हुक्मनामे में कहा गया कि इस साल 16 जनवरी और 2 मार्च को इनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, लेकिन वो कमीशन के सामने पेश होने में नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल 11 जुलाई को चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन PTI को कल 10 बजे गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल PTI चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि पैमरा के रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान ने 11, 16 मई, 29 जून, 19, 20 जुलाई और 7 अगस्त को अपनी तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मज़हका खेज और गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस में मजीद कहा था कि आपने 12 जुलाई को बखर में होने वाले जलसे में खिताब किया था। इलेक्शन कमिश्नर पर मनगढ़ंत इल्जामात हैं वो लगाए गए थे। बात करेंगे इसी हवाले से साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब हैं। सर कंवर साहब, शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान को अगर उनका जुर्म साबित हो जाता है, कानून के मुताबिक कितनी सजा दी जाएगी इमरान खान को? हाँ, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल IG पंजाब के जरिए तलब कर लिया है। तो अभी IG पंजाब की जो है कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हकामात पर अमल दरामद करते हुए कल इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो उस पर फर्द जुर्म ऐद करेगा। उनकी मौजूदगी में फर्द जुर्म ऐद की जाता है और फर्द जुर्म के बाद जो है फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है चंद हफ्तों के बाद नई तारीख दी जाएगी, उनका जवाब सुना जाएगा, फर्द जुर्म पर बहस होगी। इतना आसान काम नहीं होता, हमारी अदलिया का सिस्टम बड़ा पेचीदा है। तो वो फिर बाकायदा फर्द जुर्म के बाद उनके ऊपर बाकायदा चार्जशीट तो कल ही कर दी जाएगी, चार्जशीट हो जाएगी, फर्द जुर्म ऐद हो जाएगा। तो फिर 2-3 के बाद हियरिंग होगी, मुकम्मल तौर पर सफाई कर का जो वकला हैं उनको इजाज़त मिलती है तो सब बाकायदा अपने सफाई पेश करें, अपने डिफेंड करें अपने केस को। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब फर्द जुर्म ऐद कर देगा तो आप ये समझें कि इमरान खान जो हैं वो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 के तहत वो मुर्तकब पाए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की तौहीन के सिलसिले में और वो 3 साल की सजा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान देने का मजाज है। अच्छा। और फिर वो 5 साल के लिए नाइल हो जाएंगे आइंदा इंतखाबात के लिए। तो ये उसमें सेक्शन 10 बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी जो मुजरमाना उसमें लिखा हुआ है कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर है। ये इमरान खान के तो वकलान को गुमराह कर रहे हैं, ये क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये मुजरमाना प्रोसीजर है, ये अच्छा। इसके फौजदारी का मुकदमा है ये। तो ये तो कल फर्द जुर्म ऐद होने के बाद उन पर जो है वो गिरफ्तारी भी हो जाएगी चंद हफ्तों के बाद, और लेकिन कल तो उनको पेश होना पड़ेगा। अगर पेश ना हुए तो IG पंजाब उनको गिरफ्तार करके पेश अच्छा सर, कंवर दिलशाद साहब, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पे जानबदारी का इल्जाम लगाया था। अगर ये इल्जाम वो दोबारा लगाते हैं, क्योंकि अब वो दोबारा कह सकते हैं जनाब देखा मैं कहता था कि जानबदार है, मेरे पे ही सारा मलबा गिराया जा रहा है, मुझी के तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो तब क्या होगा सर? तब क्या मौक़िफ़ होगा इलेक्शन कमीशन का? असद उमर को भी, फवाद चौधरी को भी, इनको भी गिरफ्तार करना है। लेकिन फवाद चौधरी बड़े चालाक आदमी हैं, बड़े होशियार आदमी हैं, बड़े सियासतदान हैं। उन्होंने तो माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा जी मैं तो चूँकि इमरान खान की कैबिनेट का स्पोक्स पर्सन था, तर्जमान था, तो जो कुछ उन्होंने हुक्म दिया वो मैंने बातें की हैं। अब इलेक्शन कमीशन उनकी बात सुननी है या नहीं सुननी, या उनकी बात को तस्लीम करना नहीं करना, ये उतरा मामला है। लेकिन इमरान खान बहुत बुरी तरह इस मामले में आगे, उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने 1.5-2 साल से इलेक्शन कमीशन की तज़हीक की है, गालियां निकाली हैं, इनको कमीना कहा गया, मेंबरों को भी, चीफ इलेक्शन कमीशन को भी ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो आम शरीफ आदमी इस्तेमाल नहीं करता। वो तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद है जनाब,
वो सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, तमाम वीडियो, ऑडियो, प्रेस, प्रिंट मीडिया के तमाम हजारों कापियां वो साथ लगेंगे ना। इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन उनको सजा देगा 3 साल के लिए और 5 साल के लिए नाहल करार देगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाने की अपील उनको इजाजत है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन उनके इमरान खान की बड़ी एक आदत है, वो हमेशा माफ़ी मांग लेते हैं। तो क्या पता कल वो जाके इलेक्शन कमीशन से खड़े होकर माफ़ी मांग लें, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फैसला, उनकी मर्जी है, उनकी सवाबदीद है कि वो माफ़ी कबूल करते हैं या फर्द जुर्मायत करते हैं। लेकिन वो मुझे नज़र आ रहा है कि माफ़ी मांगेंगे, जैसे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो खातून हैं उनसे उन्होंने खड़े होकर माफ़ी मांगी हैं। तो मुमकिन है ये भी खड़े होकर माफ़ी मांग लें इलेक्शन के पाकिस्तान से, तो फिर मामला जो है वो थोड़ा सा नरम रवैये की तरफ जा सकता है, जिन्होंने माफ़ी मांग ली है। लेकिन माफ़ करना वो ये इलेक्शन पाकिस्तान की अपनी सवाबदीद इख्तियारात है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज तक कोई मिसाल ऐसी मिलती है कि किसी बड़े सियासतदान को एग्जैक्टली इसी तरह के केस में सजा हुई हो, इलेक्शन कमीशन की तौहीन में सजा हुई हो? सर ये बड़ा आपका अच्छा एक तारीखी सवाल आपने किया मुझ पर। मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कहता हूँ कि आज तक किसी सियासतदान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंटेम्प्ट के बारे में कोई फैसला भी नहीं किया, फर्द जुर्म भी ऐड नहीं किया, कभी नोटिस भी जारी नहीं किया। ये पहला केस है पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख में कि एक सियासतदान को जो है वो 2-2.5 साल से उनके खिलाफ तहमीनी इलेक्शन चल रहा है और वो मुख्तलिफ अदालतों से स्टे लेते रहे, अब वो फाइनल स्टेज आ गया है। तो ये एक बड़ा एक तारीखी वाक़या होगा कि एक सियासतदान है, पार्टी का चेयरमैन है, उसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो तज़यीक़ और तज़रील के इल्ज़ाम में उनको सजा दे सकता है। लेकिन एक सियासतदान ने भी तो एक इलेक्शन कमीशन को जितनी गालियां निकाली हैं, तो आपको पता ही है, ऐसी ऐसी गालियां निकाली हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को, एक आम फर्द आदमी वो सुनने का रवादार नहीं होता जो इन्होंने किया है। 1.5-2 साल जब ये वजीर आजम थे, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कई दफा इनको वार्निंग दी कि आप मुताद रवैया अख्तियार करें, लेकिन बहरहाल वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते रहे और लैतुलाल का भी मुजाहरा करते रहे। अब वो फाइनल घड़ी आ गई है जिस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी रेट बरकरार रखनी है, आइंदा इंतखाबात करवाने हैं, इसलिए वो लाजमी तौर पर मेरा अपना ख्याल है, मेरी नाकस राय यही है कि इलेक्शन में पाकिस्तान जो वो सख्त रवैया अख्तियार करेगा। सेक्शन 10 के तहत बहुत सख्त मुजरमाना लिखा, उसमें लिखा हुआ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो क्रिमिनल प्रोसीजर में तो 3 साल की सजा है। जब सजा हो जाती है तो फिर जो हमारा इलेक्शन एक्ट 232 है उसमें लिखा हुआ है कि फिर वो जो सजा हो जाए तो फिर वो 5 साल के लिए फिर वो इलेक्शन से नाइल हो जाते हैं, वो सेक्शन 232 है। तो ये सारे मामलात हैं जो उसको देखते हुए अगर इसको और आगे बढ़े तो हमारा जो आइन का जो आर्टिकल 163G है उसमें भी 5 साल की सजा दी जा सकती है। किसी में लिखा हुआ है अदलिया के बारे में, जजों के बारे में, और जो अगर कोई तज़यीक़ करेगा तो सजा हो सकती है। फौज के बारे में वो भी इसमें आर्टिकल 63(1) में है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन में पाकिस्तान से जो एक्शन ले रहा है वो सेक्शन 10 के तहत ले रहा है, उसमें लिखा हुआ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये, और उसमें ये सजा उनको हो जाएगी। पहले फर्द जुर्म आयद होगा, इसके बाद सजा हो जाएगी। सजा से बचना मेरे नुक्ता निगाह में, एक नाकस राय में, उनका बचना बहुत मुश्किल है, सिवाय इसके माफी मांगे। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवल दिलशाद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। नून लीग में मौरूसियत इस हद तक सरायत कर चुकी है कि ओहदा पार्टी का हो या हुकूमत का, खानदान में ही जाता है। अब ये जमात निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा भी अपने ही खानदान में रखना चाहती। नून लीग की जानिब से निगरान सेटअप में मौजूद वज़ीर आज़म के लिए भी इसहाक डार का नाम ही सामने आ रहा है, जो नवाज शरीफ के समधी हैं, और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ख़जाना अमूर की निगरानी भी इसहाक डार को दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इसहाक डार को ही निगरान वज़ीर आज़म बनाने का मकसद माशी पॉलिसियों का तसलसल है, इसलिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम का सोचा जा रहा है ताकि निगरान सेटअप माशी फैसले भी ले सके। सेक्शन 230 निगरान हुकूमत को सिर्फ उन फैसलों तक महदूद रहने की हिदायत करता है जो हुकूमत के रोजमर्रा मामलात चलाने के लिए जरूरी होते हैं। सेक्शन 230 निगरान हुकूमत पर यह पाबंदी भी लगाता है कि वो किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकती, किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई मुआहदा नहीं कर सकती। इसहाक डार ने एक इंटरव्यू में तस्लीम किया कि सेक्शन 230 में तरमीम होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने के सवाल पर इसहाक डार ने मौक़िफ़ दिया कि अल्लाह को जिससे जो काम लेना होता है वो लेता है।
निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम सामने तो आ गया, लेकिन अभी इसके लिए इत्तेहादी जमातों से मुशावरत नहीं की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म के लिए लीडर ऑफ द हाउस तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा कि इसहाक डार को सिर्फ इसी सूरत निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा अगर इत्तेहादी जमातें और अपोजिशन का इस पर इत्तफाक हो। पीपल्स पार्टी का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, ना अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ कोई नाम शेयर किया गया, ना पीपल्स पार्टी ने अभी तक किसी नाम पर इत्तफाक किया है। क्या इत्तेहादी और अपोजिशन इसहाक डार के नाम पर रजामंद हो जाएंगे? ये सवाल अपनी जगह, लेकिन सवाल तो ये भी है कि नून लीग को किसी भी ओहदे के लिए शरीफ खानदान के अलावा कोई दूसरा फर्द नजर क्यों नहीं आता? वजारत उज़्मा हो या वजारत आला, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के अलावा और किसी के पास नहीं जाती। अब इलेक्शन से कबल पार्लियामान के जरिए नवाज शरीफ की नाअहली भी खत्म करा ली गई, और अगर इंतखाबात में नून लीग अक्सरियत हासिल करती है तो अगली बार वजारत उज़्मा के लिए फिर नवाज शरीफ का ही नाम लिया जा रहा है। लेकिन अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से, तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़े और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। सहाफ़ी शाहिद मेतला ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू दर्ज की थी, इसके मुताबिक भी जब हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया था तो जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ से सख्त नाराज़गी का इजहार किया था कि आपको पार्टी में और कोई बंदा नहीं मिला, आपने अपने बेटे को ही वज़ीर आला बना दिया। सहाफ़ी शाहिद मेतला के मुताबिक जनरल बाजवा ने कहा था कि उन्होंने शहबाज शरीफ की काफ़ी क्लास ली और वो सर झुकाकर सुनते रहे। इसी तरह पार्टी के ओहदे भी शरीफ खानदान में ही बांटे जाने पर खुद पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ चुकी। अगर नून लीग इसहाक डार का नाम लेकर इत्तेहादियों के पास जाती है तो क्या इत्तेहादियों के लिए भी इसहाक डार काबिल कबूल होंगे? और अगर इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो फिर निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? पूछेंगे तर्जुमान PDM हाफिज़ हमदुल्ला साहब से। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से इस सेटअप को, जो कि निगरान सेटअप होगा, इसका इसहाक डार के इसकी बागडोर संभालेंगे, इसको गैर जानिबदार निगरान सेटअप आप कह सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात तो ये है अली अदर साहब, मैं आपकी सवाल का जवाब देने से पहले आपका ये जो सिस्टम है, आपकी एक बात भी मैं न समझ सका, और हमारे दोस्त या आपने जो वीडियोस चलाए, क्लिप्स चलाए, किसी एक बात को मुझे पता नहीं क्यों क्या कहा। अब इतना आपका सवाल मैं समझ चुका हूँ कि इसहाक डार अगर निगरान वज़ीर आज़म हो तो क्या शफाफियत का मेयार ये है गैर जानिबदाराना और गैर जानिबदार हुकूमत, निगरान हुकूमत इसहाक डार की सूरत में ये मुमकिन है? देखिए, बात यह है, पहले बुनियादी सवाल ये है कि अभी तक तो मेरे ख़्याल में इसहाक डार का फ़ैसला बैसत निगरान वज़ीर आज़म हुआ ही नहीं है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने सपू में पार्टी की फोरम पर इसहाक डार साहब का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ किया है तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो पार्टी है, एक सियासी जमहूरी पार्टी है, किसी का नाम भी तजवीज़ कर सकते हैं, और इसहाक डार हमारे लिए काबिल मोहतरम भी है और अज़ीज़ भी है। लेकिन सवाल ये है कि एक पार्टी निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला नहीं कर सकती। मौजूदा PDM हुकूमत में शामिल PDM में जो जमातें हैं वो और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें 13-14 जमातें बनती हैं, इन सब को एतमाद में लाना होगा, जो कि अभी तक ये फ़िज़ा नहीं बनी है कि इसहाक डार को बैसत वज़ीर आज़म PDM के फोरम पर या हुक्मरान इत्तेहाद के फोरम पर पेश किया गया हो, यानी आपको कबूल नहीं है? हुक्मरान इत्तेहाद और PDM का कोई मुशावरती इजलास नहीं हुआ है, लिहाजा ये अहम फैसला है। ये फैसला फोरम करेगी जो PDM और हुक्मरान इत्तेहाद की फोरम है। नहीं, आप तो इसका मतलब है कि PDM को, JUIFA को और PDM को अभी तक इस हवाले से ना तमाद में लिया गया है, और आपकी अपनी राय में ये फैसला आपको लगता है ये ठीक नहीं है कि इसहाक डार जो कि पार्टी के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वही कंटिन्यू करें एज अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर? आपके सवाल को मैं बिल्कुल नहीं समझा आपके सवाल को। आपको इसहाक डार प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मंजूर है? सिर्फ मैं सवाल आसान कर देता हूँ।
मैंने देखिए ना, बात यह है कि इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म है या नहीं, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो आपका सवाल तो मफरोज़े पर मबनी है, तो जब सवाल मफरोज़े पर हो तो फिर मैं जवाब नहीं दे सकता। फैसला है कि नून लीग ने फैसला कर लिया, अपना बंदा जो है वो दे दिया है, इसहाक डार नून लीग का बंदा है इसहाक डार। अब आपको वो कबूल है या नहीं, मैं आपसे ये मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी मैं ख्वाजा आसिफ का बयान देख रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पर, उन्होंने कहा फैसला हुआ ही नहीं है, अभी तक फैसला हुआ नहीं है। PMLN ने भी ये तजवीज़ नहीं किया अभी तक। लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसहाक डार साहब का नाम मीडिया पर आ रहा है, गर्दिश कर रहा है, तो ये फैसला PMLN नहीं कर सकती। फिर एक काम करते हैं, हम कंफ्यूजन दूर करते हैं, जमातें और हुक्मरान इत्तेहाद करेंगे। चलिए हाफिज साहब, हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। एहसन इकबाल साहब ने अलबत्ता कह दिया और खुद इसहाक डार अपने मुंह से कह रहे हैं। जरा दोबारा सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब, शॉर्ट सुनवाएं जरा। खबरें चल रही हैं कि जी इसहाक डार साहब जो हैं वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। मैंने भी आज देखी ये खबर। एज क्या लगे, बेसिक मुस्लिम होने के नाते बिलीव करता हूँ कि कोई ऑफिस आपको एस्पायर नहीं करना चाहिए। खुद ये अल्लाह ने जिसे काम आदिल सब लेना होता है उसे काम ले लेंगे। यार वो तो कह रहे हैं अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है तो मैं कर लूंगा, वो तो इनकार ही नहीं कर रहे सर, वो तो रिफ्यूट ही नहीं कर रहे अपने ऊपर चलाई जाने वाली इस खबर को। तो PDM में अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुई इस बारे में सर? मुझसे पूछ रहे हैं क्या कहा आपने? जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको, आवाज जरा टेक्निकल मसला हल कीजिए, आवाज क्यों नहीं जा रही हाफिज साहब को? सही अर्ज कर रहा हूँ कि इसहाक डार से आवाज सही नहीं है, आवाज बिल्कुल सही नहीं है आपकी आवाज। अच्छा मैं एक काम करता हूँ सर, मैं ब्रेक लेता हूँ, आपसे गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने करनी है, इस इशू को हल करते हैं, टेक्निकल इशू को, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आदमी हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद हाजिर हैं हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब अर्ज मेरी ये थी कि सर आपको अगर इसहाक डार नून लीग के नाम फाइनल कर लेती है और प्रेजेंट करती है आपके सामने, तो JUIF को ये नाम मंजूर होगा? देखिए अली अदर साहब, बात यह है, अगर बात मुशावरत की हो, अगर PDM में शामिल और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों की क़ियादत बैठ के वो एक ही नाम पर फैसला करे और वो नाम हो इसहाक डार, फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो भी फैसला हो वो मुशावरत से हो, एक पार्टी फैसला ना करे, क्योंकि हम रोज़ अव्वल से ख्वाह अपोजिशन में थे या आज हुकूमत में हैं, तो हम हमेशा जो फैसले करते हैं मुशावरत से, उसके बाद फैसले सामने आते हैं, उसमें बेहतरी भी आई है और मुल्क भी और कौम भी बहुत बड़े बड़े नुकसान से बच चुका है। जैसे डिफ़ॉल्ट होना, पाकिस्तान श्रीलंका बनने से बच गया, और मतलब खारिजा महाज पर आप तन्हाई के शिकार थे, जो दोस्त ममालिक थे वो नाराज़ थे, वो आज वो सूरत हाल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म हो, लेकिन एक बात है, कोई पैराशूटर, कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हमें काबिल कबूल नहीं है, ख्वाह वो रज़ा बाकर की सूरत में हो, हाफिज़ शेख की सूरत में हो, शौकत अजीज़ की सूरत में हो, मयून कुरैशी के नाम से हो या रज़ा बाकर के नाम से हो, वो हमें कबूल नहीं है। लेकिन 24 करोड़ आवाम में क्या हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जिसका माशी बैकग्राउंड भी हो और सियासी बैकग्राउंड भी हो और जमहूरी बैकग्राउंड भी हो? 24 करोड़ आवाम में कोई बंदा नहीं मिल रहा। निगरान सेटअप का मतलब होता क्या है सर? ताकि न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी से इलेक्शंस करवाए जा सके। अगर निगरान सेटअप में आपने मौजूदा कैबिनेट का मिनिस्टर ही बिठाना है तो फिर निगरान सेटअप की जरूरत ही नहीं है सर, यही नून लीग रहने दें, आप यही इलेक्शन करवा देगी। निगरान सेटअप के लिए आपको न्यूट्रल बंदा नहीं मिल रहा कोई। देखिए बात ये, आप अगर मुल्कों में देखिए, जमहूरी ममालिक में आप देखिए, वहाँ निगरान सेटअप का तस्वुर ही नहीं है। जो हुकूमत है उससे हुकूमत के होते हुए मुल्क में इलेक्शन होते हैं, इंडिया आपके सामने है। तो इसलिए निगरान सेटअप का रोल क्या है इलेक्शन में? निगरान सेटअप का इलेक्शन में रोल नहीं है, रोल है इलेक्शन कमीशन का। सिर्फ निगरान सेटअप, निगरान हुकूमत सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए सहूलत का किरदार अदा कर रही है निगरान हुकूमत। तो इसलिए निगरान हुकूमत का कोई रोल ही नहीं है, कोई इख्तियार ही नहीं है किसी भी चीज़ में। लेकिन तो असल इख्तियार इलेक्शन कमीशन का होगा, असल फैसले इलेक्शन कमीशन करेंगे। अच्छा चले, अगर उसका कोई किरदार नहीं है, फिर एक काम करते हैं, अगर इमरान खान अपना कोई नुमाइंदा देता है, चेयरमैन PTI अगर अपना कोई नुमाइंदा देते हैं आपको, तो वो लगा देंगे आप एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान की पार्टी है नहीं ना। आप उस पार्टी की बात करें जो सियासी और जमहूरी पार्टी हो।
आज आप भी और आप जैसे मीडिया के दोस्त आज भी उसको सियासी पार्टी कहते हैं, उनको जमहूरी पार्टी कहते हैं। जब एक पार्टी की ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि वो पार्लियामेंट पे हमला आवर हो, अगर यही हमला एहसानुल्लाह एहसान करता, फिर अगर यही बैतुल्लाह मसूद करता, फिर अगर कोई मौलवी करता, अगर खादिम हुसैन रजवी मरहूम करता, फिर तो आप दहशतगर्द करार देते थे उसको आपको डी चौक पे आप लटकाते थे उसको। इस शख्स ने पार्लियामेंट पे हमला किया, पीटीवी सेंटर पे हमला किया, 7 नाफरमानी का ऐलान किया, मारो मरो जलाओ गिराओ ये की। इसने 19 ग्रेड के ऑफिसर को जदकोब किया गया। इस शख्स ने हुकूमत में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अपोजिशन में होते हुए सानिहा 9 मई तक इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। आप आज भी उसको सियासी पार्टी और जमहूरी पार्टी कहते हैं। अगर ये कोई पश्तून नेशनलिस्ट या बलोच नेशनलिस्ट या कोई मजहबी जुमात करता तो आप उसको क्या कहते? हम पीडीएम को चले मान लिया पीडीएम को बुरा लगता है सर, नहीं कहते, लेकिन मुझे पीडीएम ये कम से कम इसको जस्टिफाई कर दे कि हम अपना कैबिनेट का सिटिंग मिनिस्टर एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाने जा रहे हैं, इसको जस्टिफाई कर कोई बंदा कर दे। सर मुझे आपसे तवक्को ये थी कि बतौर एक सियासी जमात के कारकुन के आप इसको ब्रश ऑफ कर देंगे कि यार ये हमें कबूल ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, हम तो कोई न्यूट्रल बंदा बिठाएंगे। आप कह रहे हैं सिटिंग कैबिनेट का मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन जाए। खैर नहीं देखिए अली अदर भाई, मैंने कब कहा? मैंने तो ये कहा कि आज तक इसाक डार के नाम का फैसला हुआ ही नहीं है। अगर हो गया तो फैसला तो फोरम करेगी, पीडीएम की फोरम करेगी, हुक्मरान इत्तेहाद की फोरम करेगी। लेकिन इन तमाम सवालात को अली अदर भाई जो आप उठा रहे हैं और मीडिया वाले भी उठा रहे हैं, कौम भी उठा रहे हैं, इन तमाम सवालात को सामने रखना होगा, फिर हमने आगे बढ़ना होगा। ये तमाम खदशात, तमाम सवालात जिससे आपकी आने वाली इलेक्शन मखदूश होता है, आपकी गैर जानिबदाराना और साफ और शफाफियत मखदूश होता है। इस सूरत हाल को सामने रखकर फिर हमने फैसला करना होगा। इसका मतलब तो यह नहीं है कि इसाक डार साहब का नाम आया बस वो निगरान वज़ीर आज़म बन गया। इसाक डार हमें अजीज़ है, हमें मोहतरम है, लेकिन इन सवालात के जवाबात भी देने होंगे। चलिए ये बड़ी अच्छी बात, ये आपने बड़ी जिसे कहते हैं ना कि एक प्रैग्मेटिक बात किया आपने हाफिज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, वक्फा लेते हैं और बताएंगे आपको कि हमारी दरसगाहें, हमारी वो जगह जहां पे तदरीस और तालीम का काम होना चाहिए, वो अयाशी का अड्डा बन गया है और कोई और नहीं है, सिर्फ वो लोग जिनको कौम का मामार कहा जाता है उन्होंने ही ये काम शुरू कर दिया है। चंद काली भेड़ें आ चुकी हैं इस शोबे के अंदर, उनकी कलई खोलेंगे इस वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हाज़िर नाज़रीन, बहावलपुर की 100 साला पुरानी और तारीखी इस्लामी यूनिवर्सिटी में तालिबात के फहश वीडियो स्कैंडल ने पूरे मुल्क में भौचाल पैदा कर दिया और ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से तालिबात की नाजेबा तस्वीर बरामद होने का नोटिस ले लिया। कमेटी ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर की आज इजलास में अदम हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार किया और इनके वारंट जारी करने की हिदायत कर दी, जबकि DPO बहावलपुर को भी आइंदा इजलास में तलब कर लिया है। कायमा कमेटी के अलावा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी है, जबकि जनूबी पंजाब के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक और इस्लामिया यूनिवर्सिटी की अपनी 2 इंक्वायरी कमेटियां भी जिनसी हरासानी और मनशात स्कैंडल की तहकीकात कर रही हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के फहश वीडियो स्कैंडल की कौमी ज़राए इब्लाग के बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी बाज़गश्त है और ये तूफ़ान बदतमीज़ी मुल्क की जग हंसाई का बायस बन रहा है। ताहम पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया में इस मामले पर ठन गई है और वो एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही है। आलमी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक बहावलपुर पुलिस ने दावा किया है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक अफसर के मोबाइल फ़ोन से लड़कियों की कम अज़ कम 400 फहश वीडियोज़ और तस्वीर बरामद हुई हैं। पुलिस ने इसी यूनिवर्सिटी में ओहदेदार से मंशियात बरामद करने का भी दावा किया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने अपना तारुफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर के तौर पर कराया और तस्लीम किया कि इसके फ़ोन में मौजूद मुबैना वीडियोज़ यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ तालिबात और हुक्काम की हैं। FIR में यह दावा भी किया गया कि मुलजिम ने
क्रिस्टल आइस और सेक्स की गोलियों की जाती इस्तेमाल के साथ इनकी फरोख्त में मुलव्विस होने का भी एतराफ़ किया। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी ओहदेदार के फ़ोन से हासिल होने वाली तमाम वीडियोज़ को फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया है और ये रिपोर्ट मौसूल होने के बाद पहले से दर्ज मुकदमे में मजीद दफात शामिल कर दी जाएंगी। बहावलपुर पुलिस ने यह भी दावा किया है कि इसने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में शोबा ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक एक जिम्मेदार को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि ये यूनिवर्सिटी में आला ओहदे पर फायज हैं और इनसे 8 ग्राम आइस बरामद हुई है। 2 माह पहले भी एक प्रोफेसर को आइस रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जो जमानत पर हैं। मीडिया में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का नाम एजाज शाह, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज मोहम्मद अल्ताफ और डायरेक्टर फिनांस का नाम प्रोफेसर अबू बकर रिपोर्ट हुआ है, जबकि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुख्तलिफ प्रोफेसरों के नाम भी जाहिर कर दिए। उन्होंने बताया कि डॉक्टर रांझा, डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर एम ताहिर, डॉक्टर इमरान तालिबात के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस है। पुलिस के बरक्स यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इन तमाम इल्जामात को रद्द करते हुए इसे एक मुलज़्ज़म साजिश और इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब ने IG पंजाब के नाम खत में मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात के लिए आला अफसरों पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए, जबकि यूनिवर्सिटी के कानूनी मुशीर फारूक बशीर एडवोकेट ने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी के क्लास रूम्स, बरामदों, डिपार्टमेंट समेत जगह जगह हज़ारों CCTV कैमरे नस्ब हैं। रिकॉर्ड गैर जानिबदार तफ्तीशी टीम के हवाले करने को तैयार हैं। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त मैं एक VC से मुखातिब हूं या एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे मुल्ज़िम से कि जब मेरी कौम की माओं, बहनों, बेटियों की इज्जतें लुट रही थी और ये स्कैंडल मंजर आम पे आ रहा था तो वो शख्स ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। आपको क्यों लगता नहीं है कि आपको अभी तक अपने इस ओहदे से चिमटे नहीं रहना चाहिए? आपको ये ओहदा फिलफौर छोड़ देना चाहिए कि बिकॉज आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। अगर तो पहली बात है कि मैं एक वाइस चांसलर हूं और अगर झूठे इल्जामात पे मुस्ताफी हो जाना चाहिए तो मैं बिल्कुल मुस्ताफी हो जाता हूं। अगर झूठ की बुनियाद पे माशरे को चलाना है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, देखिए, आपने खत लिखा, खत में इल्जाम को बोगस कहा अगर ऐसा ही है तो ये बताएं। अगर ऐसा है सर, तो ये इल्जामात जो आपके सिक्योरिटी इंचार्ज पर लगाए गए थे उसका वीडियो बयान भी आ गया, आपको अपने सिक्योरिटी इंचार्ज का अपना बयान बोगस लग रहा है? जी बिल्कुल, उसमें भी जो है वो इल्जामात हैं, किसी का बोला हुआ जो है वो सबूत नहीं होता और अगर ज़बरदस्ती और जबर से किसी से कुछ बुलवा लिया जाए तो वो किसी भी अदालत में ना किसी भी मंतिक पे वो सबूत की हैसियत रखता है। और इस हवाले से हमारा मुतालबा है कि जो वो बयान है, जिस तरह वो सीक्रेट चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके वो मीडिया को लीक की गई हैं, तो ये देखा जाए कि वो बयान कब लिया गया, किन हालात में लिया गया, तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। तो जब इस तरह की शिकायत डॉक्टर साहब आपको मौसूल होना शुरू हो गई थी और ख़ासतौर पर यह वाक़या, आपने इंटर डिपार्टमेंटल तहकीकात की, आपने अपनी यूनिवर्सिटी में इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई? बिल्कुल, हमने इस वाक़े के बाद तहकीकात की। हमारी तहकीकात ने ही ये साबित किया कि ये एक साजिश है और एक गहरी और मज़मूम साजिश है और इसमें जो मुलव्विस किरदार हैं वो हमारी मुल्क की जो मुक़्तदर एजेंसीज़ हैं उनकी मदद से उन किरदारों तक पहुँच चुके हैं और वो इंशाअल्लाह ताला वही उन किरदारों के बारे में बताएंगी आवाम को। और हमारी अपनी जो प्रोब कमेटीज़ हैं वो अभी काम कर रही हैं, 1-2 दिन में उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। उसके अलावा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट साउथ पंजाब की भी प्रोब कमेटी है, उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी और हम हर तरह की स्क्रूटनी के लिए ओपन है। हम एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, हम अपने तमाम मामला ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस से चलाते हैं और हमें कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें किसी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर किसी शख्स ने कोई भी गलत काम किया हो तो हमारा इदारा जो है आईन और क़वानीन के तहत चलने वाला इदारा है, लेकिन इस मामले में हम ये कहते हैं कि ये जो इल्ज़ामात ड्रग्स और सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड लगाए गए हैं ये टोटली झूठ का पलंदा है। सर, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने भी आपको बुलाया था, आप वहाँ भी पेश नहीं हुए। आप खुद कह रहे हैं कि हम एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और वी आर रेडी टू कोऑपरेट, तो सर फिर आपको जाना चाहिए था ना आज। उन्होंने आपके वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मुतालबा किया है बाय द वे। अच्छा, इससे कबल एक ऐसी दरख्वास्त दी गई थी, यूनिवर्सिटी के अमले के दस्तखतों के साथ दी गई थी और आपके यहाँ जिनसी हरासानी के वाक़यात हो रहे थे, दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया था। आपने क्या किया? आपने उल्टा मुलव्विस डायरेक्टर रहीम यार खान कैंपस, उमैर अशरफ और फहद जावेद, इनको आपने बचाने के लिए शिकायत में डराना धमकाना शुरू कर दिया।
सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन लाहौर को खत के जरिए मामले की इतला देने वाले रहीम यार खान कैंपस के जो फैकल्टी और नॉन फैकल्टी मेंबरान थे उनको खत से इज़हार लाताल्लुकी का करने का हुक्म दिया आपने। हुक्म ना मानने की सूरत में नौकरी से फारिग करने की धमकियां भी दी गई। तो अगर इतने ही साफ शफाफ थी सर यूनिवर्सिटी इंतजामिया इंक्लूडिंग यू, तो फिर ये बताइएगा ये सब कुछ आपने पहले क्यों किया? खत लिख के आपने बाकायदा तौर पे इनको डराया धमकाया और कहा गया कि पहले वाले खत से इज़हार लाताल्लुकी करो। जी, आपका सवाल टोटली ही एक झूठा बयानिया बता रहा है जो कि हकायक से बिल्कुल ही बरक्स है। उस मामले की तहकीकात एक इंडिपेंडेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कमेटी ने की थी और उन्होंने ये कहा था कि वो जिनको आप कह रहे हैं कि वो शिकायत कुनंदा थे, उन्होंने उनको मुल्जिम करार देकर उनके खिलाफ शदीद तरीन तादीबी कार्रवाई का मुतालबा किया और वो शरपसंद अनासिर आज भी मुख्तलिफ तरह के औछे हथकंडों से कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर अपनी जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं दोबारा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना चाहता हूं कि जिनको आप कह रहे हैं वो शिकायत कुनंदा थे, वो झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले थे और उन्होंने मासूम खवातीन की इज्जत को बदनाम करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया कि इन अनासिर के खिलाफ आप शदीद तरीन कार्रवाई करें। तो वो जो शिकायत कुनंदा नहीं है वो मरकजी मुल्जिमान है और यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, उनको नौकरी से निकालने की रिकमेंडेशन दे दी हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से कोर्ट्स को वो मिसगाइड करके और झूठा प्रोपेगेंडा करके वो ये जिस तरह का आपने सवाल किया है वो लोगों के जहन में शुकूक व शुबात उल्टे डाल रहे हैं, जबकि वो खुद इसके मुजरिम भी साबित हो गए हैं उन प्रोसीडिंग्स के हिसाब से। अच्छा सर, चले, लेकिन हैरानी की बात बार बार यही है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कितनी तारीख है, ये स्कैंडल उसी के क्यों निकल रहे हैं? इंक्वायरी होती है बकौल आपके कि आप बाद में बेगुनाह साबित हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि इसी यूनिवर्सिटी की ही बार बार स्कैंडल क्यों निकलता है? इसी यूनिवर्सिटी पर ही बात क्यों होती है? आपके लोगों से ही आइस निकलती है, आपके लोगों पर ही एफआईआर दर्ज होती हैं, मनशियात भी आपके लोगों से निकलती हैं, आपके लोगों के फ़ोन से ही बड़ा नाजेबा किस्म का बवाद निकलता है। सर ये सब कुछ तो हुआ है। अच्छा, मुझे अब अगली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ सर वो ये बताइएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर ज़ुहैब, उनके मुताबिक आप यानी वाइस चांसलर अतर महबूब साहब जिनसी हरासानी के मुतासरा फरीक की शिकायत पर इंक्वायरी बिठाने के बजाय उल्टा मुतासरा फरीक को खामोश हो जाने का मशवरा देते रहे। यही इल्ज़ाम है सर, आपने भले कुछ ना किया हो लेकिन अबेटर आप हैं, आप पे इल्ज़ाम है कि यू आर द अबेटर, आप बचाने की कोशिश करते हैं हर उस शख्स को जिसके खिलाफ कोई ना कोई इल्ज़ाम लगता है। बिल्कुल ही झूठ है, बिल्कुल ही झूठ है, ऐसा कोई भी नहीं हुआ। हमारी यूनिवर्सिटी के जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस हैं वो एक बहुत अच्छी अपनी मिसाल आप हैं। हमारे यहाँ पिछले 5 सालों में उंगलियों पे गिने जाने वाले जो केसेस रिपोर्ट हुए उन पे फौरी तौर पर एक्शन लिया गया और जो कानून के ज़ाब्ते हैं उनको मलहूज़े खातिर रखते हुए जहाँ जहाँ एक्शन या डिसिप्लिनरी एक्शन बनता था वो बिल्कुल लिया गया और इसके हवाले से बहुत गवर्नमेंट के डिटेल्ड प्रोसीजर्स और कवानीन हैं उस पर हमने सख्ती से अमल किया और कोई केस आउटस्टैंडिंग नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। ये बिल्कुल एक झूठा और बूदा डॉक्टर साहब, आप तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि राई है और राई का पहाड़ बढ़ाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पूरी पुलिस फोर्स आपके खिलाफ हुई है, पंजाब का फोरेंसिक डिपार्टमेंट आपके खिलाफ है, आइस वो पल्ले से डाल रहे हैं आप लोगों के खातों में, फास्ट वीडियोस वो पल्ले से डलवा रहे हैं आप लोगों के खातों में। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी पुलिस फोर्स को इस्लामिया यूनिवर्सिटी से क्या प्रॉब्लम है सर कि जो स्कैंडल निकलता है आप कह रहे हैं जी फिर से है ही झूठ और स्कैंडल भी आप ही का निकल रहा है। अगर आपने बर वक्त नोटिस लिया होता सर तो कम से कम कौम की बेटियों की इज्जत बच जाती। ये जब सारा बयानिया ही झूठा है तो आप झूठे बयानिए पे आप उसी बयानिए को कंटिन्यू करके इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब पहली ही चीज पहला ही मफरूजा ही आपका गलत है, टोटल मफरूजा झूठ पर मबनी है, ना ही कोई ड्रग्स का केस है ना पुलिस का मफरूजा, ना ही सेक्सुअल हरासमेंट का है, तो उसके आगे क्यों और क्यों और क्यों, तो ये तो आपकी मंतिक और लॉजिक की कमी को शो करता है। मेरा मंतिक नहीं है, पुलिस कह रही है, आप कहें पुलिस आपकी दुश्मन है, पंजाब का फोरेंसिक डिपार्टमेंट आपका दुश्मन है। अकल इतनी हो कि कोई झूठ पे मबनी पहले एक मफरूजा बनाए, एक बयानिया बनाए, उसके बाद उस मफरूजे पूरी कौम को तो आपसे दुश्मनी है ना सर, पूरी कौम को आपकी यूनिवर्सिटी से दुश्मनी है, इस वजह से आप ही के स्कैंडल निकल रहे हैं।
जो पंजाब पुलिस को भी आप ही से दुश्मनी है, इसलिए आप ही की वीडियोस निकल रही हैं सर, आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बारे में कि जो एक खुली किताब की तरह है, जो एक ओपन है, जिसकी तमाम एक्टिविटीज पब्लिक हैं, जिसके फंड्स का रिकॉर्ड आप इतनी खुली किताब है कि आपको आज कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने बुलाया, आप गए नहीं सर वहां पे। शिकस्त खोर्दा ज़हनियत है, ये उसकी अक्कासी करता है, और ये मैं नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह के लोग प्रोड्यूस करें। इसीलिए हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी को चेंज किया है कि वो जो लोग प्रोड्यूस करेंगे वो हक और सच को परखने के काबिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेते नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। रियासत के ज़ेर इंतजाम चलने वाले इदारे डूब रहे हैं, रियासत के लिए और आवाम के लिए बोझ बन चुके हैं। खुद हुकूमत एतराफ़ कर रही है कि 10 लोगों की जगह 50-50 लोग भर्ती किए गए। सरकारी कारोबारी इदारों में सियासी लोगों के खांचे चल रहे हैं। इसी वजह से इनकी निजकारी के लिए बातें तो की जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। फिर हुकूमत नुकसान में चलने वाले इदारों का माशी बोझ भी आवाम पर ही डालती है। पहले बिजली के बिलों में 35 रुपए फीस पाकिस्तान टेलीविजन के लिए काटी जाती थी, अब 15 रुपए फीस रेडियो पाकिस्तान की भी काटी जाएगी। यानी नुकसान ये सरकारी इदारे करें और भरेंगे आवाम, जो शायद पीटीवी देखते भी नहीं होंगे और रेडियो तो बिल्कुल नहीं सुनते होंगे। हुकूमत के सरकारी कारोबारी इदारों का सालाना नुकसान अरबों में है, जो आवाम की जेबों से भरा जाता है। माली साल 2018-19 में सरकार के तहत चलने वाले कारोबारी इदारों को 143 अरब रुपए का खसारा हुआ। यह सिर्फ एक साल का खसारा है जो सरकार के कारोबारी इदारे हैं। इनमें से 20 सिर्फ 10 इदारे ऐसे हैं जो 90% नुकसान करते हैं। इनमें सरे फहरिस्त बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, रेलवे और पीआईए। पाकिस्तान रेलवे सालाना बुनियाद पर 40 से 50 अरब रुपए का नुकसान करता है। माली साल 2011 था 2020 पाकिस्तान रेलवे को 334 अरब रुपए का खसारा हुआ। 2 साल पहले की रिपोर्ट के मुताबिक स्टील मिल्स ने 10 साल में 169 अरब रुपए का नुकसान किया। स्टील मिल्स में 2013 से लेकर 2020 तक सिर्फ तनख्वाहों की मद ने 55 अरब रुपए से ज्यादा अदा किए गए। स्टील मिल्स में तो पैदावार भी मुकम्मल बंद है, फिर भी माहाना तनख्वाहों पर 36 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ माहिर मईशत खकान नजीब अब्बासी साहब हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खकान साहब, इन इदारों के नुकसान से बचने का हल क्या है? निजकारी इसका हल बताया जाता है, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है सर? क्योंकि निजकारी तो बड़ी दफा करने की कोशिश की गई, इट वॉज ऑल इन वेन। देखिए, पाकिस्तान के ये जितने अदारे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, पीआईए हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, इनकी हमने बहुत दफ़ा रीस्ट्रक्चरिंग करके देखी है, बट ये कोई कामयाब तजर्बा नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि बोर्ड्स फिर वही रहते हैं, चंद लोग, सरकारी मुलाजिम, हम सीईओज अच्छे लगा नहीं सकते, हम टाइम पे डिसीजन ले नहीं सकते, हम इनको काम करने की कमर्शियल एंटिटीज़ के तौर पे इजाज़त देते नहीं हैं। हर चीज़ जो है वो जिस तरह आप कहते हैं ना कि क्लॉग्ड हो जाती है। फिर जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो ये समझकर काम करते हैं कि वो सरकारी मुलाजिम हैं, हालांकि ये अदारे जो हैं सरकारी मुलाजमत के लिए नहीं हैं, ये कमर्शियल अदारे हैं, ये कंपनीज़ हैं, बेशतर कंपनीज़ हैं। अब पीआईए का खसारा पिछले साल का 88 अरब रुपए का है। ये एक अनटेनेबल पोजीशन है। कुछ इदारे तो आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं और उनको कुल्ली तौर पे बेचना मुश्किल होगा, जैसे रेलवे है, और उसकी आपको शायद प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, कुछ व्हीलिंग जो है अपने पास रख के ट्रैक्स की इजाज़त देनी पड़ेगी। पर पीआईए हो गया, एनर्जी के अदारे हो गए, ये अदारे तो बिल्कुल राइप हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए, इसलिए कि ये कभी शेयर होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करने का सोच नहीं सकते। इनका जहन ऐसा नहीं है, बिकॉज ये लोग जो इसमें काम कर रहे हैं उनका पूरा जो माइंड सेट है वो एक सरकारी माइंड सेट बना हुआ है, और सरकार ये काम इसलिए नहीं कर सकती कि उसके पास वक्त ही नहीं है ये करने का। वो ऑपरेशंस चलाए कि पॉलिसी बनाए कि रेगुलेट करे, सो वो पॉलिसी बनाए और रेगुलेट करे। इसी तरह बहुत से जिना कन्वेंशन सेंटर है, ये हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इंडस्ट्रियल भी हैं हमारे पास अदारे, फाइनेंशियल भी हैं हमारे पास अदारे, एनर्जी बहुत बड़ा सेक्टर है। सो ये हमें मईशत को डीरेगुलेट करने के लिए, इसको लिबरलाइज करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर का फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए, दो इसकी मिसालें आपके सामने हैं और फिर जजमेंट जो हम लोगों पे छोड़ देते हैं।
आप टेलीकॉम सेक्टर की देखिए कैसी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में। हो सकता है आइडियल ना हो, पर उसको कंपेयर कीजिए इनएफिशिएंसीज ऑफ द एनर्जी सेक्टर से, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि एक चीज़ आपने प्राइवेटाइज की, डीरेगुलेट की, लिबरलाइज की वो मार्केट, उस मार्केट को चलने दिया, उसमें कंपटीशन भी है। आज आप जाइए, आप एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, जो मर्जी आप ऑपरेटर चूज़ कीजिए, ये आप पे है। पर क्या आप लाहौर में रहते हुए, इस्लामाबाद में रहते हुए लेस्को और आईएसको के अलावा कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए कंपटीशन नहीं है, सो कंपेटिटिव मार्केट नहीं बन रही है। सो मोड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन भी बहुत किस्म के हैं। कुछ इदारों को बहुत रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा बेचने से पहले, ये भी एक बात है। पर रीस्ट्रक्चर इस सेंस में मत कीजिए कि ये अदारे हमने चलाने हैं। मसला ये होता है कि हम रीस्ट्रक्चर करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम ठीक कर देंगे। 5-6 दफ़ा तो मैंने देखा है पीआईए की रीस्ट्रक्चरिंग होते हुए, और वहीं की वहीं खड़ी है, इतना बड़ा लॉस है। 27 एयरक्राफ्ट्स हैं, मेरे ख्याल है एवरेज एज 20-24 साल होगी, पर एयरक्राफ्ट लोग भी ज़्यादा हैं, गैस गजलर्स हैं। सोचिए, सर्कुलर डेट 2600-2500 पे है पावर सेक्टर का, इसी तरह गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट बन गया है। ये हालात अच्छे नहीं हैं, और ये हालात मुल्क की एफिशिएंसी को, पैदावारी सलाहियत को ख़राब कर रहे हैं। सो ये बात दुरुस्त है कि PPP यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, मैनेजमेंट कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर इन एफिशिएंसीज, स्टॉक मार्केट लिस्टिंग्स और कुछ रीस्ट्रक्चरिंग, ये एक पैकेज बनेगा जिसमें हम इन अदारों को लेके चलेंगे। पर आखिरी बात इसमें ये कहूँ, ये सब कौन करेगा? ये सब करने की पहले टीम तो सामने रखिए। डॉक्टर साहब, आई विश आई हैड मोर टाइम, प्रोग्राम मुझे खत्म करना होगा, बट बहुत से असल गुफ्तगू थी जो आपने की, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम खत्म हो चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।